नमस्कार। बीए पार्ट तृतीय का द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक मानव शास्त्र की एक अवधारणा है, वह है जनजाति की अवधारणा। पहली बात तो यह है कि जब हम किसी विषय के संबंध में अवधारणा की बात करते हैं तो अवधारणा में अर्थ, परिभाषा तथा उसकी विशेषता, ये तीन बातें निहित होती है। चाहे वो किसी भी विषय, किसी भी टॉपिक की अवधारणा हो, तो तीन बातें अवधारणा में होनी चाहिए: अर्थ, परिभाषा और विशेषता। तो यहां जनजाति की अवधारणा के बारे में कहा गया। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जनजाति क्या है, क्योंकि बहुत से विद्वानों ने इसे अलग अलग रूप में नाम दिया है। चूंकि भारतीय समाज में विभिन्नताएं काफी है, यहाँ जाति के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, संस्कृति के आधार पर और जनजाति के आधार पर विभिन्नताएं हैं। यदि हम भारत की जनसंख्या के आधार पर इसकी जनजाति की जनसंख्या देखें तो लगभग 8.6% जनजाति की संख्या है। जनसंख्या भारतीय जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या है और जनजाति की जो संख्या है वो 10,42,81,034 है। जनजाति शब्द के लिए विभिन्न विद्वानों ने जो है अपनी बात रखी, जिसमें वेरियर एल्विन जनजाति के लिए राष्ट्रीय पार्क यानी राष्ट्रीय उपवन की बात करते हैं, तो जीएस घूरिये कहते हैं कि ये तो पिछड़े हिंदू है। कुछ लोग इसको आदिवासी कहते हैं, तो कुछ वन्य जाति कहते हैं, क्योंकि ये वन में रहने वाली है। कुछ लोगों के अंदर अगर हम बात करें तो इस अवधारणा पर, जनजाति की अवधारणा पर कई विद्वानों ने अध्ययन किए, जिसमें गिलिन एंड गिलिन, आपने कल्चरल सोशियोलॉजी में अध्ययन किया है। चार्ल्स विनिक, इन्होंने डिक्शनरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में अध्ययन किया है। डिक्शनरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, राल्फ पेंडिंगटन, आपने एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी पुस्तक में अध्ययन किया है। और देखें तो मजुमदार, D.N. मजुमदार, रेसेस एंड कल्चर्स, ऑफ इंडिया में पुस्तक में अध्ययन किया है। और E.A. हॉबल, मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड,
वर्ड पुस्तक में अध्ययन किया है, और WHR रिवर्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन, अवधारणा, जनजाति की अवधारणा की दृष्टि से ये प्रमुख विद्वान रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं जनजाति को, तो इसको आदिवासी भी कहते हैं। जनजाति को यानी आदिवासी का मतलब मूल निवासी, इसको हम कह सकते हैं मूल निवासी। कुछ लोग इसको वन्य जाति भी कहते हैं, क्योंकि यह वन में निवास करने वाली जाति है, इसलिए वन्य जाति है। J.H. हटन ने इसको आदिम जाति कहती, आदिम जाति कहा है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री J.H. हटन ने यह शब्द इस्तेमाल किया है। इसके साथ में रीजले, आपने पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी, और ग्रियर्सन, ठक्कर, वेरियर एल्विन आदि विद्वानों ने भी इसको आदिवासी नाम दिया है। कुछ विद्वान हैं जैसे मार्टिन सेजनिक ने जनजाति को सर्वजीववादी, इसका तात्पर्य सभी जगह विचरण करने वाले, सभी जगह व्याप्त हैं, सर्वजीववादी है कहा है। और कुछ वेंस, जैसे वेंस है, उसने वन्य जाति, ये वेंस ने कहा था, वन्य जाति के रूप में कहा था। जनजाति जो है वह वन्य जाति है। और G.S. बूरिये, इन्होंने पिछड़े हिंदू के रूप में कहा है, पिछड़े हिंदू के रूप में कहा है। कहने का मतलब यही है कि जनजाति जो है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति, जिसमें उसकी सामान्य भाषा है, उसकी सामान्य संस्कृति है, और इसमें वस्तु विनिमय की प्रथा भी पाई जाती है। अंतर्विवाही समूह होता है, और इन समूहों के अंदर वयोवृद्ध जो व्यक्ति होता है वह उसका मुखिया होता है उस जनजातीय समूह का। तो सारांश रूप में अगर हम देखें तो जनजाति एक वन में विचरण करने वाली, पहाड़ी क्षेत्र में आइसोलेटेड रहने वाली जनजाति है। यहां पर अगर इसकी परिभाषा पर बात करें तो सबसे पहले गिलिन एंड गिलिन की बात करें, कल्चरल सोशियोलॉजी में दी है, उसमें ये कहा कि स्थानीय आदिम समूह के किसी भी ऐसे संग्रह को जो सामान्य क्षेत्र में रहता हो, जिसकी सामान्य भाषा हो, जिसकी सामान्य संस्कृति हो, और सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, तो उसे हम जनजाति कहते हैं। गिलिन एंड गिलिन जनजाति के लिए 3 बातों पर जोर देता है। एक तो सामान्य भाषा, सामान्य संस्कृति, और क्षेत्र की बात करते हैं, सामान्य क्षेत्र यानी सामान्य क्षेत्र, भाषा और संस्कृति। एक ऐसा समूह है जो इन तीनों यानी जिसकी सामान्य क्षेत्र हो, सामान्य भाषा हो, सामान्य संस्कृति हो, उसे हम जनजाति कहते हैं। कहने का मतलब अगर ये तीन ही
किसी समूह में है तो वो एक तरह से जनजाति है, और ऐसा समूह केवल आइसोलेटेड समूह भी हो सकता है। दूसरी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो चार्ल्स विनिक का नाम आता है, चार्ल्स विनिक। इसकी बात अगर हम करें तो ये भी एक समूह के रूप में बताया है चार्ल्स विनिक ने, कि जिसका एक निश्चित क्षेत्र है, भाषा है और सांस्कृतिक समरूपता पाई जाती हो। क्षेत्र भी है, भाषा भी है और सांस्कृतिक समरूपता की बात इसमें कही गई है, जिसका एक सामाजिक संगठन हो। जैसे मोर्टी के रूप में है, गोत्र के रूप में, उप समूह के रूप में है, उसे हम जनजाति कहेंगे। मोर्टी भी हो सकती है, गोत्र के रूप में भी हो सकते हैं, एक सामाजिक संगठन के रूप में है। यानी जो चार्ल्स विनिक है वो भी इस बात को स्वीकार करता है। और तीसरी बात की अगर हम बात करें, ई ए हाबल ने भी जो परिभाषित किया है वो एक सामाजिक समूह के रूप में, जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें जिसकी एक भाषा होती है, एक संस्कृति होती है जो दूसरी जनजाति से उसको पृथक करती है। यह अनिवार्य रूप से राजनीतिक संगठन नहीं है। कहने का मतलब भाषा भी है, संस्कृति भी है, लेकिन भाषा और संस्कृति जो है वो दूसरे जनजातीय समूह से इसको पृथक करती है, परंतु यह राजनीतिक संगठन नहीं है। सारांश रूप में अगर हम बात करें तो जनजाति क्या है, जिसकी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, जिसकी एक निश्चित भाषा है, सामान्य भाषा है, सामान्य भाषा होती है, और सामान्य कॉमन कल्चर होती है, सामान्य संस्कृति होती है। यानी प्रत्येक जनजाति की अपनी एक कल्चर है, कॉमन कल्चर, और उनकी अपनी एक लैंग्वेज है। जैसे हम गारो जनजाति की बात करते हैं, खासी जनजाति की बात करें, नायर लोगों की अगर हम बात करें, हो जनजाति की बात करें, तो उनकी अपनी एक कल्चर है और उनकी सामान्य भाषा है और भौगोलिक क्षेत्र जो है, जैसे पहाड़ी इलाकों में, दुर्गम इलाकों में निवास करते हैं, जहां यातायात के साधन जो है वो सुगमता से नहीं पहुंच पाते हैं। और कम्युनिकेशन, आज भी कई जनजातियां ऐसी है जो पृथक्करण में विश्वास करती है और वह वैज्ञानिक जो विकास है उसके प्रति विरोध प्रकट करती है, क्योंकि जनजातियों का निवास, जैसा कि कुछ विद्वानों ने कहा कि यह वन्य जाति है, तो इनका वन का स्थान है। आज औद्योगिकरण, नगरीकरण के कारण वन की जो व्यवस्था वो खत्म हो रही है, परिणाम स्वरूप जनजातियों का अस्तित्व भी संकट में पड़ गया। आज अगर ओंगे जनजाति जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है, उनकी वो लुप्त प्राय होने वाली है ये जनजाति। उसका कारण यही है कि जंगलों का विनाश होना, और पहाड़ की अगर बात करें तो उसको भी काट दिया गया है, तो वहां भी उनकी समस्या आ गई है। तो इसलिए इनकी काफी समस्या या दिक्कतें भी आई है। अगर हम इसकी विशेषता के बारे में बात करें, जनजाति की विशेषता के बारे में बात करें, तो सबसे पहले जो बिंदु आता है इसका भौगोलिक क्षेत्र यानी सामान्य भूभाग। प्रत्येक जनजाति का अपना एक सामान्य भूभाग होता है, एक क्षेत्र होता है। यह भूभाग पृथक्करण रूप में होता है। पृथक्करण का मतलब आइसोलेटेड, यानी आम आदमी वहां तक नहीं पहुंच पाता है। ये दुर्गम इलाका होता है। दुर्गम इलाका यानी पहाड़ी क्षेत्र में भी हो सकता है, जंगल में भी हो सकता है। इसलिए एक सामान्य भूभाग पर जनजाति का निवास होता है। दूसरी अगर हम बात करें तो सामान्य भाषा होती है। प्रत्येक जनजाति की बोलचाल में संप्रेषण के आधार पर भाषा होती है, जो कि यह भाषा उनको सामाजिक संगठन और लोगों को एक दूसरे को समझाने के लिए काम में आती है। सामाजिक संगठन भी बनाए रखा जा सकता है इससे। तीसरी बात, सामान्य संस्कृति।
खान पान, रहन सहन, आचार विचार आदि सामान्य सांस्कृतिक रूप में देख सकते हैं। जैसे कूला है, वासी है, ये जनजातियों की एक प्रथा, पोटलेच है, गिमवाली है, पोकाको है। तो इस तरह की जो परंपराएं हैं वो जनजातियों की है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, इनमें पाई जाती है, सामान्य संस्कृति के रूप में देखा जा सकता है। इसके अलावा प्रत्येक जनजाति का एक नाम होता है, यानी कोई जनजाति है तो उसका एक विशिष्ट नाम होता है। जैसे नायर जनजाति के लोग या हो जनजाति के लोग, जैसे बारिश नहीं आ रही है और बारिश नहीं आ रही है तो हो जनजाति के लोगों में ये प्रथा पाई जाती है कि वो जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके लाते हैं और फिर अपने निवास स्थान से बाहर जो है उन लकड़ियों को इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर उसमें आग लगाते हैं, धुआं बनता है। हो जनजाति का ऐसा मानना है कि इस धुआं से बादल बनेगा, बादल से बरसात होगी। यद्यपि ये वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों को एक संगठित करने का प्रयास है उन लोगों का। तो जैसे नाम की बात करते हैं तो हो जनजाति के लोग हैं, गारो जनजाति के हैं, खासी जनजाति है, नायर मालाबार तट पर निवास करने वाली नायर जनजाति है। तो इनका अपना एक नाम होता है। प्रत्येक जनजाति में अंतर्विवाही समूह होता है, यानी अपने जीवन साथी का चयन एक जनजाति का व्यक्ति जो है अपने ही समूह में से करता है। लेकिन कभी कभी एक जनजाति का दूसरी जनजाति के बीच में भी अपवाद स्वरूप हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। ये केवल अपवाद के रूप में हो सकता है, बाकी यह जनजाति में जो है वो अंतर्विवाही समूह के रूप में होता है। छठा है सामान्य निषेध। सामान्य निषेध का मतलब देखिए, कुछ कार्य होता है जिसको करना होता है और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसको नहीं करना होता है। तो नहीं करना में व्यवहार से संबंधित है, खान पान से संबंधित है, रहन सहन से संबंधित है। ये सारे कार्य जो निषेध के अंतर्गत आते हैं उनको ध्यान रखना पड़ता है प्रत्येक जनजाति में, जो सभी जगह पाए जाते हैं। इस विशेषता को D.N. मजूमदार ने रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया में बताया है। इसके बाद में सातवीं अगर हम बात करें, राजनीतिक संगठन। देखिए, जनजाति के अंदर जैसे कबीले के रूप में, गोत्र के रूप में, मोइटी के रूप में, एक समूह के रूप में होता है। आज के जो राजनीतिक पार्टी है वैसा तो इसमें नहीं पाया जाता है, परंतु फिर भी वहां जनजातीय समूह में कोई भी वयोवृद्ध व्यक्ति है उसका वह लीडर हो सकता है। जनजातीय लोगों का ऐसा मानना है कि वह काफी अनुभव है और अपने अनुभव से दूसरे जनजातीय लोगों की रक्षा करता है और उन्हें ज्ञान प्रदान करता है। इसीलिए वयोवृद्ध व्यक्ति ही उसका जो है लीडर होता है। अगली अगर हम बात करें तो इसमें आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात है। आर्थिक आत्मनिर्भरता, देखिए अब चूंकि जनजातीय की प्रथाएं, परंपराएं सब कुछ है, लेकिन अब उनके खान पान, अब जैसे इनकम का सोर्सेस क्या है, तो अगर हम देखें तो वो कृषि भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, लेकिन ये मील फैक्ट्रियां वहां पर नहीं है, तो इसलिए उन्हें परंपरागत स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, जैसे जंगलों से जो भी मिल रहा है, कंद मिल रहा है, फूल मिल रहा है या फल मिल रहे हैं, तो उनसे ही अपना गुजारा करते हैं। या पशु पक्षियों का जो आखेट से जो है वो मार करके, आखेट करके उनको ला करके वो अपने जीवन यापन का सहारा बनता है। कभी कभी इसमें जो है इसके अंतर्गत ये देखा जा सकता है आर्थिक आत्मनिर्भरता में कि वस्तु विनिमय की प्रथा, जैसे किसी के पास में कुछ अलग चीज है और कुछ अलग है, तो दोनों एक दूसरे को, एक के पास में मक्की है, एक के पास में गेहूं है, तो दोनों अपने हिसाब से वो आदान प्रदान कर सकते हैं। वस्तु विनिमय यानी करेंसी इसमें ज्यादा नहीं है, केवल वस्तु विनिमय की प्रथा प्रचलन में देखने को मिल सकती है।
और नफा अगर हम बात करें तो इसका एक आकार होता है विस्तृत आकार। विस्तृत आकार का मतलब जैसे परिवार है, गोत्र है और भ्रातृदल है, मोइटी है, इसके रूप में देखा जा सकता है। यानी पूरा परिवार है, पूरे गोत्र है, पूरे भ्रातृत्व दल है, या मोइटी के रूप में, संघ के रूप में, या समूह के रूप में होता है। इसलिए इसका एक इसमें वंश समूह भी पाया जाता है, वंश समूह है, इसीलिए इसका आकार जो है वह संगठित होता है। तो इस प्रकार जनजातीय जो है ये अवधारणा एक भारत में काफी महत्वपूर्ण अवधारणा है। सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि आज जनजातीय समूह जो है वो खतरे में है, क्योंकि आर्थिक रूप से कुछ लालची लोगों ने पहाड़ों को खोद दिया गया है, यह कहके कि हम विकास कर रहे हैं, जबकि उन्होंने विनाश कर दिया है। पेड़ पौधों को विनाश कर दिया, बड़े बड़ी सड़कें के नाम पे पेड़ पौधों को खात्मा कर दिया गया है। नए पेड़ पौधे जो है, यद्यपि विकास हुआ है, निश्चित रूप से विकास हुआ है, लेकिन उतनी मात्रा में पेड़ पौधे नहीं लगाने के कारण में इन जनजातियों, जो कि वन्य जाति भी कहा जाता है इसको, उनका जीवन अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। अब ये लोग जो है विरोध प्रकट करने लगे हैं परिवर्तन के प्रति। तो सारांश रूप में यही कहा जा सकता है कि हमें इनकी समस्याओं को भी देखना होगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।